मैं हूं स्वार मैं मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दें, अच्छा सब्सक्राइब भी करें भाई। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है अलोक सर की वीडियो है इंडियन रुपी बिकम नंबर 1 इन एशिया। हाँ जी हूँ नहीं हाँ जी हो सकता है। हो सकता है। देखते हैं पहले वीडियो क्या बोलते हैं इस पर पाकिस्तान की आवाम, फिर उन पर अपनी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है डेली स्ट्राइक का। उसका टाइटल है इंडियन रुपी बिकम एशियाज नंबर 1 करेंसी, इंडिया बिकम किंग ऑफ एशिया। अच्छा जी, हाँ ये खबर तो आई थी कि जनवरी के महीने में, जनवरी 2024 में जो भारत की करेंसी रही है वो नंबर 1 पर रही है, बहुत अच्छी करेंसी साबित हुई है। तो ऐसी खबरें मैंने पढ़ी थी और ये अच्छी बात है। देखिए इंडिया की इकोनॉमी सुधर रही है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो करेंसी भी मजबूत होगी। तो ऐसा कुछ हुआ है एशिया में। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं इस पर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। नाम आपका? मोहम्मद अजहर। अच्छा सर, आपका नाम? जावेदिक पार्टीपुर। एडवोकेट साहब? जी जी। जबरदस्त हो गया। आज हमारे साथ एक नॉर्मल आदमी और एक एडवोकेट साहब मौजूद है। इनसे हम पूछते हैं कि भाई आपको पता है कि एशिया के सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बन चुकी है इस टाइम? कौन सी है एशिया की मजबूत करेंसी? मुझे नहीं पता। आपको पता है? इंडिया की होगी। इंडिया की होगी। आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है ठीक कह रहे होंगे। चाइना से भी ज्यादा बड़ी होगी इंडिया की करेंसी? चाइना सारा तो नहीं आता एशिया में, उसका कुछ हिस्सा आता है चाइना में। इंडिया जो है पूरा एशिया में आता है। तो आपने एशिया की बात की है तो हम उस मुल्क को देखेंगे जो एशिया के अंदर है पूरा। चाइना को भी ऐड कर लें? मेरा ख्याल फिर भी इंडिया की स्ट्रॉन्ग। इंडिया की ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद चाइना की होगी। उसके बाद चाइना नहीं, चाइना की नहीं। उसके बाद किसकी होगी? इंडिया के बाद अफगानिस्तान की भी हो सकती है। अफगानिस्तान की नहीं है सर। नहीं अफगानिस्तान की नहीं है। चलें, आप अंदाजा लगा लें। हाँ हाँ जी। श्रीलंका की तो नहीं, ये तो पक्की बात है। श्रीलंका की तो नहीं है बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। अंदाजा लगा लें, मुल्कों के नाम ले लें दो चार। यूएई की नहीं, एशिया की बात हो रही है। एशिया की बात हो रही है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ सर आपको, दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी के जो रिकॉर्ड आया है सर, वो बांग्लादेश के नाम आया है। हाँ बांग्लादेश। अच्छा हाँ जी, बांग्लादेश एशिया में आता है। अच्छा कमाल है, बांग्लादेश एशिया में नहीं आता। बांग्लादेश भारत का ही तो पार्ट था, आप भी भारत की पार्ट थे। और ये जो लिस्ट आई है वाकई बात सही है। भारत की करेंसी नंबर 1 पर है, बांग्लादेश नंबर 2 पर है और उसके बाद बाकी और भी कई देश हैं। पाकिस्तान का तो कहीं नामो निशान नहीं है भाई। अब 250 का डॉलर है तो कहाँ से आएगा नामो निशान भाई। अफगानिस्तान भी इनफैक्ट है उसमें। तो ये है। हाँ नहीं फिर ठीक है। सर बांग्लादेश का नाम आ गया, चेक करें इंडिया ने अपने आप को कितना सवार लिया सर। वो तो बड़ी डाउन होती थी करेंसी, एकदम से कैसे निकल गई? तो जाहिर है उन्होंने उन कौम ने तरक्की की है, उनके लोगों ने सिंसियरली काम किया है। जब सिंसियरली काम होगा, हर बंदा अपने काम को काम समझ कर करेगा तो तरक्की यकीनन होगी। अच्छा हाँ किसको जाता क्रेडिट? उनके जो रूलर्स हैं उनको भी जाता है और उनकी पब्लिक को भी जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है? उनके हुक्मरानों को क्रेडिट जाता है। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब कि जो ना मुख्तलिफ हलकों की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक वजह और भी है। हाँ एक वजह और भी है। वो वजह ये है कि हमारे यहाँ पर एक सूबे में से जो पार्टी जीती है ना, वो पूरी हुकूमत बनाती है वो, अच्छा, विच इज़ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पंजाब में से जो हाँ जी। मतलब पहले बांग्लादेश में उस तरह होता था। पहले बांग्लादेश की वजह से हम सफ़र करते थे और उसे हमने अपना वो हिस्सा ज़ाया कर दिया। अब वो उसी चीज़ को हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि पंजाब में से जो जीते बाकी 3 सूबों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, तो जिससे हमारी यूनिटी भी वीक हो रही है मुल्क की, और मुल्क का जो सिस्टम है वो भी ख़राब हो रहा है। सर करेंसी स्ट्रॉन्ग किस तरह से होती है? करेंसी स्ट्रांग होने की ये वजह होती है जितनी चीज़ें हमसे दूसरे मुल्क ले रहे हैं और जितनी हम उनसे ले रहे हैं। अगर ट्रेड कर रहे हैं। हाँ अगर हम बाहर से चीज़ें जो ले रहे हैं उसमें अपना डॉलर्स कम खर्च कर रहे हैं और हमारी चीज़ें लोग बाहर की दुनिया ज़्यादा ले रही है, वो हमें डॉलर दे रही है, तो उस सूरत में करेंसी जो इम्प्रूव करती है। सर इन्वेस्टमेंट भी तो आ रही है, बहुत ज्यादा बल्क में आ रही है। इन्वेस्टमेंट एक वो भी इसी सिलसिले में है। अगर वो ज़्यादा आ रही है और हमारे अमाउंट बाहर कम जा रहा है तो वो भी वही बात है। यानी मकसद ये है कि अगर डॉलर हमें बाहर से ज़्यादा आ रहे हैं, हमारी चीज़ें जा रही हैं या हमारी कोई चीज़ बिक रही है, ख्वाह वो पॉलिटिशियन का मामला है या कोई ऐसी चीज़ है या कुछ चीज़ें जा रही हैं, और बाहर से जो चीज़ें आ रही है वो उस हमारे मुल्क में जो है डॉलर्स नहीं खर्च हो रहे हैं उतने, तो उस सूरत में हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। सर अब पहले तो इंडिया को इंडिया कहा जाता था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी का इंडिया कहा जाता है। उस बंदे ने जब वो आया था तो सर 12वें नंबर पर या 11वें नंबर पर मईशत थी।
5वें नंबर पर ले गया बंदा मईशत को। नहीं, उसकी वजह ये है ना, इंडिया की जो ट्रेडिंग है, हम अगर अपना चावल देना भी चाहें तो बाहर मुल्कों को नहीं दे सकते। क्यों? कि इंडिया की जो इम्पैक्ट है दुनिया के ऊपर, वो उस इंडिया से 40 चीज़ें लेते हैं, उसमें चावल भी लेते हैं। हमसे वो चावल लेते हैं, बाकी जो 25 चीज़ें वो ले ही नहीं सकते हमसे। सर ऐसा क्यों है? जो उनकी मुल्क के अंदर इतना बड़ा मुल्क है, उसकी हर सूबे के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया की डिमांड है। जिस तरह कि हम जब बांग्लादेश के साथ थे, हमारी पटसन फ़ौरन बिक जाती थी, हमारा गन्ना फ़ौरन बिक जाता था, चावल फ़ौरन बिक जाता था, नारियल फ़ौरन बिक जाता था। तो हमारे जहाँ पर डॉलर की कीमत क्या थी? बिल्कुल गिरी हुई थी। आज इंडिया की गिरी हुई है 81 पे चल रहा है। तो दो चीज़ें हैं ना, उस वक्त हमारी ये चीज़ें दुनिया ले रही थी, हम दुनिया से कम चीज़ें ले रहे थे, हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग थी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपेंड करता है। वहाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों का होता है। क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम अपने जो है ना, वो हमारी एक्सपोर्ट जो वो कम हो गई है, इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो गई है। ट्रस्ट डेफिसिट कहते हैं कि उसमें जो ना, इस वजह से जो ना डॉलर वो ज़्यादा महंगा हो जाता है और करेंसी जो है ना वो लो हो जाती है। हाँ जी। कैसे देखते हैं कि एक टाइम था कि हम कहते थे कि भाई हम जिस चीज़ को हाथ लगाते सोना हो जाता है। पाकिस्तान आने वाले टाइम के अंदर पूरी दुनिया पर रूल करेगा, पाकिस्तान के हाँ या ना से पूरी दुनिया के फैसले हुआ करेंगे। आज तो सारा निज़ाम चेंज होता नजर आ रहा है। आज तो वही चीज़ शिफ्ट होगी इंडिया की तरफ, इंडिया हाँ या ना करता फैसले हो रहे जिस वक्त हम ये बातें सोच रहे थे ना, उस वक्त हमारी करेंसी बांग्लादेश पर डिपेंड कर रही थी। हैं। अच्छा, बांग्लादेश पर हमारे रूलर्स को जो रूलर, उनका कोई रोल नहीं है इसमें। वो उन्होंने नेगेटिव काम किए, सारे नेगेटिव काम किए उन्होंने। हाँ, उन्होंने इतने नेगेटिव काम किए कि मेरी तरह का बंदा जो कि इस वक्त अबाउट 70 ईयर्स है, वो मरना पसंद कर रहा है। अपने मेरे तीनों बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं अच्छा किस चीज़ में? इंजीनियरिंग में, लेकिन मैं तीनों बच्चों को नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान में रहें। अच्छा, इनको बाहर भेज रहे हैं। मैं खुद ऑफिसर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद समझ रहा हूँ कि मुझे इस मुल्क के अंदर नहीं रहना चाहिए। सर क्या बात बनी कि एक मुल्क जो कि इतनी कुर्बानियां देने के बाद हमें हासिल हुआ। कुर्बानियाँ जो दी है ना, वो हमारे एक खास तबके के लोगों ने, जिस तरह हमारे गरीब लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमारे अमीर नहीं दे रहे। वहाँ पर फौज के अंदर भी हमारे छोटे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जो असल बंदे हैं उन्होंने कुर्बानियाँ नहीं दी उस तरह की। तो जब तक वो बड़े लोग कुर्बानी नहीं देंगे, उस वक्त तक उसका सोल्यूशन जो है ना, वो आम बंदे के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, जिसको हम कहते हैं कि वो हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। सर दुख होता है। चाचा ने तो धागा खोल दिया पाकिस्तान का भैया, पाकिस्तानी फौज का भी, पाकिस्तानी सियासत का भी धागा खोल दिया उन्होंने। सोचिए कितनी बड़ी बात है। 70 साल हो गए चचा को, उनकी उम्र मतलब करीब करीब जितना पाकिस्तान हो गया, 76 साल हुए, तो 70 साल के ये भी हुए। और वो बंदा कह रहा है कि मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना, मैं इस अपने तीनों बच्चों को पाकिस्तान में नहीं रहने देना चाहता। आप समझ रहे हैं कि आप लोगों ने अपने मुल्क का कितना बड़ा बेड़ा गर्क किया है? आपको आइडिया लग रहा है कि आप लोगों ने क्या किया है? आप लोगों ने जमीन का टुकड़ा तो ले लिया, लेकिन उसे मुल्क नहीं बना पाए। इसका सबूत ये जीता जागता ये बुजुर्गवार हैं, जो सच्चाई बयान कर रहे हैं, जो आपकी असलियत दिखा रहे हैं। इनको मनी मन अफसोस होता होगा कि काश बंटवारा ना हुआ होता, हम भारत में ही रहते। बता रहा हूं मैं आपको, खुल के ना बोल पाए, लेकिन उनका मन में जरूर ये बात आती होगी कि काश बंटवारा ना हुआ होता, काश अलग देश ना बना होता, हम आज भारत में होते। एक मुल्क को जब चढ़ते हुए देखा, आज हम क्या कर रहे हैं और पड़ोसियां का क्या कर रहे हैं के अंदर देखे ना, एक 17 स्केल का बंदा अगर पॉइंट करना है ना, उसके लिए एक पूरी सिस्टम बना हुआ है कि यहाँ इंटरव्यू देगा, यहाँ उसका रिटर्न एग्जाम होगा। जिसने वजीर आजम बनना है उसके लिए एग्जाम ही कोई नहीं, उसके लिए कोई एग्जाम नहीं है। इनके मेरे नज़दीक सिस्टम इस तरह ठीक हो सकता है, जितने पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ते हैं इनकी कुरंदाजी हो। पता लगे कि नवाज शरीफ ने जाकर रहीम खान से इलेक्शन लड़ना है, रहीम खान के बंदे ने जाकर कुहाड़ से इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि इन्होंने कौम का काम करना है ना। तो पहले कौम, पूरी कौम के अंदर पॉपुलर हों तो फिर ठीक है ना। ये एक जगह पर एक गैजेट बनाते हैं, उसकी पॉपुलैरिटी से फिर 40 साल हुकूमत करते हैं। ये तो कोई सिस्टम नहीं है। हाँ जी, तालीमी निज़ाम के बारे में क्या कहेंगे? हमारा बेहतर है या इंडिया का हमारा बेहतर है? तालीमी निज़ाम इतना फुलिश निज़ाम है, मैं कैमरे के आगे कह रहा हूँ, हमारे 90% टीचर्स को नहीं पता कि 9 के बाद 10 कैसे बने। कह देते हैं हम 9 के बाद ये 10 है, लेकिन कोई नहीं जवाब देगा कि 9 के बाद 10 किस लॉजिक से बने। हम हर काम बगैर लॉजिक के कर रहे हैं। बगैर लॉजिक का मतलब है हम, जैसे कि मिसाल दे। मैंने बता रहा हूँ ना, ये काम हम हर काम बगैर लॉजिक के करते हैं। उससे क्या होता है, हमने जो चीज़ हमारे बड़ों ने सीखी है, जो लफ्ज़ सीखे हैं, वो हमें सिखा देते हैं। इससे तरक्की नहीं होगी जब तक हम उस चीज़ को कब फर्दर ब्रेकअप कर कर अगले बंदे को नहीं ना देंगे। वो बंदा अपने अगले बंदे को फर्दर ब्रेकअप कर कर नहीं देगा, उसको समझा कर नहीं देगा।
उस वक्त तक हमारा लॉजिकल सिस्टम वीक रहेगा। और पूरी दुनिया इस वक्त जो हमारा ये मोबाइल है इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक रैम है एक रोम है, ठीक है ना। रैम क्या है, वो स्पीड है। स्पीड का क्या मतलब है, वो कितना क्विक हमें हमारे बात का जवाब देता है। और रैम जो है वो जो रोम जो है वो बताते हैं उसके अंदर कितनी ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। हम अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्टूडेंट को ये दो चीज़ें डिलीवर ही नहीं कर रहे हैं। हमने पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव हिस्सा रखा हुआ है जो 5 मिनट में होना चाहिए, हमने उसके लिए 40 मिनट रखे हुए हैं। सर ये निज़ाम तो फिर भी ठीक है। आप थोड़ा सा नज़र दहानी आपके मैं मदारिस के तलबा की तरफ भी करवाना चाह रहा हूँ। सर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद पढ़ाया जाता है, लेकिन वहीं सिर्फ जो नादरा पढ़ाया जाता है साइंस के बारे में तो बच्चों को पता ही नहीं है। नहीं, बात एक चीज़ और है, हमारे मदरसे हैं, मदरसे तो काम ही सिर्फ कुरान शरीफ का कर रहे हैं ना। मुझे उनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन है। वहाँ से बच्चे लाखों के हिसाब से उन्होंने कुरान मजीद हिफज किया है, उनको ये नहीं पता कि कुरान मजीद के अंदर हमें कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिए गए हैं और उन पर हमने अमल भी कर रहे हैं। जब जिस वक्त तक अमली ज़िंदगी में हम नहीं आएंगे, हम एक बल्ब लगाया हुआ है ना, अगर हम उसको जलाते नहीं तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी तरह अगर हम इल्म हासिल करते हैं उस पर अमल नहीं ना कर रहे या हम अमल करने की पोजीशन में नहीं है तो इसका मतलब है वो ज़ीरो है काम। बिल्कुल सही बात। वो बल्ब लगा या ना लगा बराबर है। तो सर ये बच्चे बाहर निकलकर क्या साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जितना आगे चैट जीपीटी का आ रहा दौर, आईटी का दौर है, क्या ये मदरसे के बच्चे हमारे जो मौजूदा तालीमी निज़ाम पढ़कर मुकाबला करेंगे दुनिया का? नहीं, हमारा निज़ाम तालीम जो है ना वो इस तरह के हमने सारा सिस्टम रखा हुआ मेमोराइज के ऊपर। मैंने चीज़ याद की, किताब से पढ़ी, उसी तरह लिख दी, नंबर मिल गए। अच्छा, ये मेमोराइजेशन का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। हमें समझ बूझ वाला काम देना चाहिए, समझानी चाहिए उस चीज़ को, उसकी लॉजिक्स बतानी चाहिए। सर इंडिया आईटी में दुनिया को लीड कर रहा है। वो बात वही है, आईटी का मतलब है कि उसकी लॉजिक स्ट्रांग है। लॉजिक्स, आप कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं लॉजिक से करते हैं काम, ठीक है ना। जो जब तक लॉजिक्स का मतलब है आप उसकी विजडम ठीक कर रहे हैं। अगर लॉजिक नहीं है तो आप विजडम नहीं ठीक कर रहे हैं, आप उसकी सिर्फ यानी उसकी जो रैम और रोम वाला मामला, आप उसकी रोम को भर रहे हैं, उसकी रैम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल सही। आप- मैं आपके आप- लॉजिक को काफी समझ रहा हूँ मैं। नहीं, देखे ना, आम बच्चा है ना, एक बच्चे से आप क्वेश्चन पूछते हैं फौरन आंसर देता है, उसने और तरह की एजुकेशन ली हुई है। एक बच्चा 5 मिनट सोच कर जवाब देता है। अब हमारा कंप्यूटर जब हमारा मोबाइल स्लो होता है ना, हम कहते हैं यार ये नहीं लेना, हमने वो 30,000 की बजाय 60,000 वाला लेना है। वहाँ पर हम उस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं, पढ़ाई के दौरान हम उन चीज़ों को नहीं एडजस्ट कर रहे। क्या इस तालीमी निज़ाम का बच्चा आज कहीं भी इंटरनेशनल मवाद पर जाकर इंडिया के साथ मुकाबला हो जाए, हमारे तालीमी निज़ाम के बच्चे का किसी भी सेक्टर के अंदर क्या मुकाबला कर सकता है? नहीं, बात ये है कि जब तक हमारा एक जगह टैलेंटेड आदमी है वो तो कॉलेज का प्रिंसिपल बनता है, जो सबसे झूठ आदमी है वो हमारा वज़ीर आज़म बनता है। यानी कंपैरिजन दोनों का नॉलेज वाइज रैम और रोम के लिहाज से ये है जो रियलिटी है। पूरी दुनिया के अंदर मोबाइल की कीमत इसीलिए ज़्यादा है, उसकी रोम और रैम का फ़र्क होता है, ठीक है ना। उसी वजह हम ज़्यादा पेमेंट करते यहाँ हैं। पर एक सवाल पूछना चाहूँगा, 2 मुल्क एट ए टाइम में आज़ाद हुए, एक मुल्क ने देखो कितना ज़्यादा 5वीं बड़ी मईशत बन गया, उनके रिजर्व 600 बिलियन डॉलर्स के, उनकी हर एक चीज़ की मिसाल दी जाती है। सर वो कैसे तरक्की कर गया? आप मुझे एक बात कैलकुलेशन के मुताबिक बताइएगा कि कैसे हमारा मुल्क जो है ना वो बाहर से मैनेज हो रहा है। अच्छा, वो पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंटेड लोग हैं ना उनको मौका नहीं मिल रहा। जो गूफ किस्म के लोग हैं, बिल्कुल गूफ लोग, वो हुकूमत में आ रहे हैं। यानी हमारे जो MNA और MP बनते हैं उनमें से बाज़ ऐसे बंदे हैं, अगर आप प्राइमरी स्कूल के टीचर के मुकाबले में उनका रिटर्न टेस्ट लें ना, वो उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन पूरे मुल्क के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे ठीक हो सकता है ये निज़ाम सारा? ये निज़ाम एक तरीके से ठीक हो सकता है। अमेरिका या जिन्होंने हमें आज़ाद किया वो यहाँ आकर एक टीम बने, वो इंटरव्यू लेकर सिलेक्शन करे कि किसने कहाँ जाना है। आपको लगता है ये अमेरिका की बात मानेंगे आवाम? वैसे ही अमेरिका के अगेंस्ट है। हम देखें ना, माने या ना माने, उसका सोल्यूशन ये है, हमें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई हमें इंसाफ मिले। ये इंसाफ ही है। जब ये चीज़ें नहीं ना होती, ये इंसाफ की नफ़ी हो रही होती है। उस वक्त हम जस्टिफाई नहीं कर रहे उस सिस्टम को। जिस वक्त एक इलीगल आदमी ऊपर बैठा हुआ है और वो हमारे मुल्क कमांड कर रहा है, बिल्कुल सही हो गया। तो उससे देखें ना, जो लोग नहीं पढ़ रहे उनकी हम हौसला अफजाई कर रहे हैं कि जो नहीं पढ़ते वो देखें वो बैठे हुए एक हैं। बात मुझे जो पढ़ बताएं, रहे हैं, उनको हमने पाँव में बिठाया हुआ है। एक बात मुझे बताएं, क्या यही निज़ाम इंडिया के अंदर कोई रूल नहीं होता होगा कि बाहर से अमेरिका के बाहर से रूल कर रहा हो कि नहीं होता? देखिए, इंडिया का जो सिस्टम है ना एजुकेशन का, वो हमसे फार बेटर है। और जिस तरह हम कहते हैं ना बल्दियाती निज़ाम सबसे ज़रूरी है, उससे अगला निज़ाम ठीक होगा। इसी तरह पूरे मुल्क का निज़ाम जो है ना वो एजुकेशन के राउंड अबाउट है। चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू, बहुत ज़बरदस्त। देखिए कितनी समझदारी वाली बातें की हैं।
और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। अगर ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा हो तो वाकई पाकिस्तान बच सकता है, पाकिस्तान आगे निकल सकता है अगर ऐसे लोग हों। लेकिन ऐसे लोगों को तो आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ समझा जाता है। कितनी समझदारी वाली बातें इन्होंने की हैं। मैं भी ध्यान से सुन रहा था, मैंने बीच में टोका भी नहीं। कितने समझदारी वाली बातें की इन्होंने, कितने लॉजिकल पॉइंट्स रखे हैं, सरल भाषा में चीजें समझाई। लेकिन पाकिस्तानियों को यह बात समझ में नहीं आएगी। पाकिस्तानियों को बात समझ में आती है भारत हमारा दुश्मन है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, भारत पर एटम बम मार दो, सारे हिंदुओं को खत्म कर देंगे। ये बातें समझ में आती है पाकिस्तानियों को, इनकी बातें नहीं आएंगी। इनको तो लगेगा क्या बुढ़ा आके लेक्चर दे के चला गया। लेकिन असल बात यही है, कह के गए हैं बुजुर्गवार, जो असल चीज है वो यही है। सर क्या कहना चाहेंगे कि आज की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया की नंबर 1 करेंसी कौन सी बनी होगी, कौन सी कंट्री की होगी? सर जो आज की रिपोर्ट आई है रिसेंट, उस पर आप देख लें कि इंडिया की जो है करेंसी नंबर 1 है एशिया के हिसाब से। तो दूसरे नंबर पे जो है वो बांग्लादेश जा रहा है। ठीक है जी। क्या वजूहत होती हैं, क्या ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से आपको गुड न्यूज़ मिलते हैं? गुड न्यूज़ इस तरह के मिलते हैं कि आपकी इंडिया की बात करें तो वहाँ पर गुड न्यूज़ ये मिलती है कि आपकी करेंसी मजबूत हो गई है, सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आने वाला मुल्क इंडिया बन जाता है और बाहर से इन्वेस्टमेंट आने वाले मुल्क इंडिया बन जाता है। तो ये कैसे होता है भाईजान? ये देख लें, उन्होंने अपने हर सेक्टर में जो है ना डेवलपमेंट की है। वो कंट्री जो है वो बहुत आगे जा चुकी है, बाहर से रेमिटेंसीज आ रही हैं उनको, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही हैं, और वो इस वजह से है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हिसाब से आप ज़रा इसका एनालिसिस करके देख लें पाकिस्तान के साथ, कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसको आप देख लें कि कोई भी टेन्योर नहीं है जो पूरे 5 साल गुजरे। ठीक है, आपकी जो है गवर्नमेंट के ऊपर किसी को रिलायबल गवर्नमेंट नहीं है आपकी। वहाँ पे जो है नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो 5 साल पहले उन्होंने काम किया, उसके बाद फिर से वो 5 साल आगे हैं, और वो इस वक्त जो है वो एशियन टाइगर बन रहा है। ठीक है जी। एशिया में सबसे ज़्यादा जो है इकोनॉमी उनकी स्ट्रॉन्ग है, वो इसी वजह से है कि वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आ रही है। बिल्कुल सही। ठीक है जी। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आपने बात की, तो सर क्या हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही? क्या वजूहत है? सर आपके मुल्क के अंदर जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रही कि आपका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ना वो बड़ा ही डैमेज हो चुका है। दुनिया के अंदर जो है ना आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लोग जो है आपके मुल्क के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। आपकी जो गवर्नमेंट है उसका किसी को नहीं पता कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। ठीक है जी। आपके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी उस वक्त तक जो है ना आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट का तो आप सोचें भी ना। ठीक है जी। फॉरेन रेमिटेंस की बात करें तो जितना भी कैपिटल फ्लाइट है पाकिस्तान से, जो अच्छे लोग हैं, काम करने वाले हैं, क्वालिफाइड हैं, वो बाहर अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है जी। इसी वजह से आप बैकवर्ड जा रहे हैं, आपके पास काम करने वाला कोई नहीं है। आप आईटी सेक्टर में देख लें, इंडिया सबसे आगे जा रहा है। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया है, उनकी एजुकेशन सेक्टर को डेवलप किया है, आईटी सेक्टर को डेवलप किया है, और उनको जो है पूरी दुनिया से उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पे इंडस्ट्रीज, गूगल वहाँ पर आ गया, वहाँ अमेजोन वहाँ पर आ गया, टेस्ला वहाँ पर आ गया, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पर जा रही हैं। तो क्या जब से आप देख रहे हैं कि इससे पहले इंडिया की इतनी हमें तरक्की नहीं नजर आती थी, आईटी में भी इतनी नहीं नजर आते, किसी भी चीज़ में इतने डेवलप नहीं, किसको क्रेडिट देंगे कि बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आने में किसका हाथ होता है? बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर आने में ज़्यादातर ये जो आपके हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है जी, उसका गवर्नमेंट जो होती है आपकी वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है जी। गवर्नमेंट आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, आप जितना उनको सिक्योरिटी देंगे बाहर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, उतना ही आपके ऊपर ट्रस्ट जो है वो डेवलप होगा और लोग आपके वहाँ पे आपके मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए एग्री करेंगे। ठीक है जी। इंडिया में इसलिए आ रहे हैं कि उनको वहाँ पे स्कोप नज़र आ रहा है। ठीक है जी। इंडिया वाले जो हैं अपनी ही मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और वो चाइना को काउंटर करने के लिए अब एशिया में वो ग्रूम कर रही है उनकी। क्या लगता है कि इंडिया एशिया के टाइगर बन सकता है? क्या लगता है कि चाइना को बीट कर पाएगा? आसान होगा ये इंडिया के लिए? सर जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, जो उनका ट्रैक है, जिस ट्रैक के ऊपर वो चल रहे हैं, उस हिसाब से वो लगता है कि चाइना को अगर बीट ना करें तो चाइना को कम्पीट ज़रूर करेंगे वो। ठीक सर देखिए, हम बिल्कुल उस पर नहीं चलते कि हम चाइना को बीट कर देंगे, हम इसको हरा देंगे, उसको हरा देंगे, उस पर फतह कर लेंगे, उस पर विजय कर लेंगे। ये हम नहीं करते। मैंने पिछले भी कई वीडियोस में कहा है, हम अपने आप को ठीक करते हैं, हम अपने आप के रिकॉर्ड को दुरुस्त करते हैं। पिछली बार हमारा रिकॉर्ड ऐसा था तो इस बार हम उसमें और सुधार लेकर आएंगे। हमें किसी से कंपटीशन नहीं है,
हमारा कंपटीशन खुद से है, खुद से हम बेहतर करना चाहते हैं। जब आप खुद से खुद को बेहतर करना चाहेंगे तो बाकी तो ऐसे ही आप आगे निकल जाएंगे। और वैसे बता दूं कि बात इकोनॉमी की चली है तो आईएमएफ की शायद रिपोर्ट आई है, जहां तक मुझे याद है, उसने पता है पाकिस्तान की ग्रोथ कितनी बताई है? हंसीएगा मत सुनकर, और पाकिस्तानियों शर्मिंदा भी मत होइएगा, 2% कम कर दी है। 2% की ग्रोथ रेट बताई है आईएमएफ ने। यह है आपकी हालत। समझते रहिए कि क्यों ऐसी हालत है आपकी। नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो उनको अपने अलावा किसी की फिक्र नहीं है, कोई भी पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। जिस दिन आपको कोई पाकिस्तान के साथ सिंसियर पॉलिटिशियन मिल गया ना, उस दिन इंशाल्लाह मौके मौजूद हैं, लेकिन आप उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। इसलिए जब आपको कोई सिंसियर पॉलिटिशियन मिल गया तो आप भी, ये इंडिया और बांग्लादेश कुछ भी नहीं है आपके आगे, ठीक है ना। आपके पास सिर्फ और सिर्फ मौके की कमी है, आप इनसे भी आगे जा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा वकील साहब आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू, बहुत जबरदस्त। 76 साल से पाकिस्तानियों का ये सपना सपना ही रह गया। 76 साल से पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि भारत कुछ नहीं है पाकिस्तान के आगे, और जब से बांग्लादेश बन गया है, 52-53 साल हो गए, तब से बोल रहे हैं कि भारत बांग्लादेश कुछ नहीं है पाकिस्तान के आगे। अरे कभी सोचो यार, 76 साल हो गए इसको बोलते हुए, कहीं तो कहीं कुछ दिखाते कि देखो हमने 76 ईयर्स में इस चीज को इतना ग्रो कर लिया कि इसके सामने भारत कहीं नहीं टिकेगा। हाँ, झूठ बोलने में, मक्कारी में, धोखा देने में, लालच में, प्रोपेगेंडा में, हाँ इसमें आप आगे हो चुके हो। टेररिज्म एक्सपोर्ट करने में, हाँ इसमें आप भारत से बहुत आगे हो। हम कंपीट नहीं कर सकते आपसे, बहुत आगे हो आप लोग, बहुत ज्यादा, और हमें करना भी नहीं है। और रही बात भारत की इकोनॉमी की, तो देखिए जहां पर नफरत नहीं होती है ना, वहां पर ग्रोथ होती है। पाकिस्तान की पिछली 4 जनरेशन और आने वाली 3 जनरेशन, सब में नफरत भरी पड़ी है, कूट कूट कर भरी पड़ी है। अब इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं, शायद पिछले साल की रिपोर्ट थी आपकी कि आपके यहां माइनॉरिटीज के खिलाफ जो आपकी किताबें हैं उनमें कंटेंट को बढ़ा दिया गया। आप समझ रहे हैं, मतलब नफरत और ज्यादा बढ़ा दी गई आपकी किताबों में। आपको लग रहा होगा कि इससे क्या होगा, आपको अंदाजा नहीं है कि वो नफरत आपको खा गई है और खा रही है। ये सिर्फ नफरत है आपके दिमागों में हिंदुओं के प्रति, दूसरे रिलीजन वालों के प्रति, दूसरे देशों के प्रति, जिसकी वजह से आपकी हालत ऐसी हुई, आप बर्बाद हो रहे हो, तबाह हो रहे हो। वो नफरत खा रही है आपको। ये यहूदी की साजिश है, ये हिंदू की साजिश है, यहूदी हमारे दुश्मन, हिंदू हमारे दुश्मन, भारत हमारा दुश्मन, भारत का ये कर देंगे, यहूदियों की ऐसी कर देंगे, इजराइल को उड़ा देंगे, इजराइल को खत्म कर देंगे। अरे अपने आप पर फोकस करो यार, पहले अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को ठीक करो। लेकिन अपने आप को छोड़कर बाकी सबकी बात कर लोगे आप, ये प्रॉब्लम है। और ये नफरत की वजह से भारत की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, और इसके लिए हमने मेहनत की है। हमारी सरकारों ने भी मेहनत की है पिछले 76 ईयर्स में, और हमारे लोगों ने भी मेहनत की है, जो पूरी जनता है हमारी भारत की, उन लोगों ने। ये हम सबकी मेहनत का नतीजा है। न इसका क्रेडिट सिर्फ सरकार को जाता है, न इसका क्रेडिट सिर्फ लोगों को जाता है। ये दोनों ने मिलकर काम किया है 76 ईयर्स में। तो चाहे सरकार किसी की भी रही हो, बीजेपी की रही हो, कांग्रेस की रही हो, जनता दल की रही हो, किसी की भी रही हो, सबने मिलकर काम किया है। देखिए गलत सही काम होते हैं, अच्छे फैसले गलत फैसले होते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाता है कि अगर मैंने 100 फैसले लिए हैं, उनमें से कितने कामयाब रहे और कितने नाकाम रहे, तो कामयाब फैसलों की संख्या ज्यादा है। हाँ, ये हो सकता था कि अगर वो गलत फैसले न लिए जाते तो हमारी स्पीड और तेज होती, जैसे वो यूएन में कश्मीर को लेकर नेहरू जी चले गए। अगर वो नहीं गए होते तो इंडियन आर्मी फैसला कर चुकी होती और कश्मीर का मसला ही नहीं होता, सीज फायर होता ही नहीं। भाई श्रीनगर से भगाते भगाते मुजफ्फराबाद तक ले गए थे ना, एक आध महीने और रुक जाते, वो पूरा का पूरा हो जाता, उसके बाद चले जाते यूएन में। ये गड़बड़ी हुई तो उससे स्पीड स्लो हो गई, उसकी वजह से हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, बहुत सारी चीजें, तो उसकी वजह से रफ्तार स्लो हुई। लेकिन ऐसा भी नहीं है, सरकारों ने कई फैसले ऐसे किए जिसका फायदा हमें मिल रहा है, वो चाहे आईटी का फायदा हो, इंफ्रा का फायदा हो, इंडस्ट्रीज का फायदा हो रहा है ना, एजुकेशन में हुआ, वो हो रहा है। तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और कुछ अच्छा करते हैं और कर रहे हैं। तो भारत के ग्रोथ की है कि नफरत नहीं पढ़ाते, हम नफरत नहीं भरते अपने बच्चों के दिमाग में हम कि फलाने रिलीजन वाले से नफरत करो, फलाने देश से नफरत करो, फलानी कम्युनिटी से नफरत करो।
हमने बताते। ये है हमारे कामयाब होने के राज। बाकी दुनिया देखी रही कि रिजल्ट्स क्या है पाकिस्तान के लिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। यार वाकई दुनिया के अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करती हुई इकॉनमी इंडिया की है। 7.6 आई थिंक मुझे लगता है 7.6 जीडीपी ग्रोथ रेट है इंडिया की। और दुनिया की जारी बात जिसकी जीडीपी ग्रोथ रेट है, इसका मतलब यह है कि उसकी प्रोडक्ट सेल परचेज ज़्यादा चल रही है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा चल रही है, उसकी इकॉनमी, उसका पैसा जो है वो भी बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा डिमांड उनकी हो जाएगी। जब मेरी चीज़ है ना, मेरे पैसे की चीज़ की डिमांड होगी, पैसा भी तो मेरा ही है ना, तो डिमांड भी उसकी बढ़ेगी। जब मेरे पैसे की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेरा जो पैसा है वो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो वो टॉप रैंकिंग में आएगा। जनवरी में और यार इस पर शॉकिंग तो ये है, बांग्लादेश दूसरे नंबर पर उनकी करेंसी। यार ये तो मैं भी हैरान हो गया वीडियो सुनकर। क्यों हैरान हो गया? और अफगानिस्तान की इस लिस्ट में है कामयाबी पाकिस्तान ये उनकी कामयाबी है भाई। पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आया। पाकिस्तान आना भी फिर नहीं वही बात, पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी होती ना, अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी होती तो बांग्लादेश, एक मिनट यार, एक सवाल, बांग्लादेश ना बनने देते अगर तरक्की करनी होती। सही बात। मैं तो ये कहूँगा, ये बड़ी आपने एक अल्फाज में बहुत इसके राज जो है ना इसके बैग। अच्छा अंकल ने कुछ थोड़ी सी मिस्टेक्स भी की हैं। वो पहले कह रहे थे चाइना एशिया में नहीं है, आधा एशिया में है, आधा चाइना भी एशिया में। फिर बांग्लादेश की बात, उस पर भी लोग सामने बात की कि बांग्लादेश तो एशिया में ही हमारे हिस्सा था। चाइना बांग्लादेश नहीं है। वो अंकल कह रहे थे ना कि एशिया में नहीं है, उनको मिस्टेक होगी। चले कोई बात नहीं, खैर है, थोड़ा सा पढ़ लिया करें ये चीज़। अच्छा वही अंकल कह रहे थे पाकिस्तान के हालात ये ऐसे हो गए कि मैं तो अपने बच्चों को दुआ कर रहा हूँ कि ना रहे कि पुराने मुल्क चले जाए, मैं खुद पिछली बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हालात हैं किधर। पिछले साल पाकिस्तान के कितने जो पढ़े लिखे तबका गया ना, 7 के 8 लाख जो है ना सिर्फ पढ़े लिखे जो काउंट होते हैं वो जाते हैं। 17 लाख बंदा गया है 2023 में जो लीगल और इलीगल कानूनी और गैर कानूनी तरीके से 17 लाख 17 लाख बंदा टोटल चला गया। 17 लाख ही हुआ। बीच में जो 300 कितने मर चुके हैं बेचारे, भाग अपनी, वो तो हजारों मरते हैं, उनको भी मतलब ये उधेला हो गया ना। मैं अपने गांव में जब जारी बात बाहर निकलता हूँ, बैठते हैं, यकूब भाई आपको भी पता होगा सीन का क्या डिस्कशन हो रही होती है। यार किस तरीके से इधर से निकल जाओ, पहुंच गए तो गाजी, ना पहुंचे तो शहीद। हर बंदे की मौजूदा अगर यही बात चल रही है कि यार मैं दुबई ही क्यों ना चला जाऊं, कहीं चला जाओ। और भाई दुबई तो फिर भी ठीक है, आज हम वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे लीबिया, कीनिया, कहीं चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ। हमारा कजन कह रहा था कि हम लीबिया चले जाते हैं। भाई वजह क्या है? यहाँ पे रोजगार खराब है और इंसाफ नहीं यहाँ पे। कोई रोजगार का मसला नहीं है, रोजगार भी मिल रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा इनकम मिल रहा है, वो एक अलग बात है। असल वजह एस्टैब्लिशमेंट, वो कोई भी काम करने नहीं देती, किसी को सांस नहीं लेने देती, किसी का नाम तक नहीं लेने देती। बात तो वही। जब इतनी बात है, आप किसी का खुल के बात भी नहीं कर सकते, किसी का नाम नहीं लेता, वो पकड़े जाओ उन्हें पता ही नहीं लगता, वो ब्लैक कलर का डाला जो वीगो डाला वो पहुंच जाता है, तो फिर आप भागेंगे और क्या करेंगे? जिन्होंने मुल्क को संभालना है वही मुल्क को जेलों में डाल रहे हैं बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी ऐसे लफ्ज के जो कंट्री को नुकसान में पहुंचाया, ऐसा लफ्ज किसी नहीं बोला, फिर भी जेलों में जिस कंट्री में बच्चियों की इज्जत नहीं, उनको माओ बहनों को जेलों में डाला जा रहा है एक लफ्ज, एक नाम इमरान खान बोलने से, देख लो। तो फिर वहां ने भागना नहीं एक लीडर का नाम लेने से। क्या इंडिया में इतनी बड़ी कंट्री है, वो उधर इलेक्शन कब से हो रहा है? क्या मोदी ने इस तरह कुछ किया कि राहुल गांधी को सजा दो, या अवैसी कितना उनके खिलाफ बोलता है, अवैसी को सजा, उनकी फैमिली को दो? कुछ भी इंडिया ने नहीं किया, अपनी मर्जी से इलेक्शन लड़ने। मोदी को पता नहीं कितना झूठे करते हैं, फूल वगैरह जो है वो भी टेप नहीं होते, इधर सारा कुछ होता है। मोदी ने कभी ये नहीं कहा कि अवैसी को पकड़ लो, अवैसी को जेल में डाल दो। मोदी तो हंसना शुरू कर देता है। हालांकि वो खुला पार्लियामेंट में खड़े होकर तनकीद करते हैं। बिल्कुल, ये तो फिर लोग से कि भाई बात सच होगी कि हमने टुकड़ा तो ले लिया लेकिन हम इसे मुल्क नहीं बना सकते। तो ये हकीकत है।
हमने टुकड़ा लिया है जमीन पैदा तो हमने कर ली वाकई, लेकिन हम उसके ऊपर कामयाबी ये बिल्कुल सही कहा लोग साहब ने, बिल्कुल सही कहा। यार उनके संस्कार में ये उनकी तरबियत ही ऐसी नहीं की गई जिस तरह हमारे लोगों के पॉलिटिशियंस की गई है। कोई बोलता है उसको उठा लेना, उसको जुबान बंद कर देना। यार मैंने मसला पता है, मोदी ने कभी ऐसा किसी के साथ किया हो या उनकी इंडिया की बात पता क्या है भाई, बात पता क्या है, हमारे जो है ना उन्होंने हराम खा खा के ना उनको सही और गलत की पहचान ही खत्म हो चुकी है। और जिन्होंने रोकना है ना, जिन्होंने रोकना था इसको, वो खुद इसमें मुलवस करके जिन्होंने हराम खाया है उनको पता ही नहीं है कि गलत क्या है सही क्या है, बस वो एक ही डगर में लगे हुए हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी एक अच्छी स्टेटमेंट लगी मुझे लोग साहब की। उन्होंने कहा चाइना के साथ कम्पीट करने की बात है ना कि चाइना इंडिया क्या आगे जाएगा, बीट करेगा। उन्होंने कहा हम इसलिए तरक्की नहीं कर रहे किसी को बीट करेंगे, हम तो सबसे पहले अपना आप ठीक कर रहे हैं। तो इसी वजह से तो आज इंडिया अपने आप को ठीक करने में आज भी लगा हुआ है। तो इंडिया और इंडिया की दुनिया में तारीफ हो रही है, आगे जा हम अपने आप को क्या कहते नहीं है कि पहले अपने अंदर वाला जो है उसको ठीक कर लो, अपने आप को ठीक कर लो, सब ठीक मुझे नजर आएगा। जब आप खुद ही करप्ट हो आपको सारे करप्ट नजर आएंगे। पाकिस्तान की ग्रोथ रेट जो है 2% है, वो यार ज्यादा बता दिया। हाँ ये ज्यादा बताइए, मैंने 0.5 है, मैंने खुश हो गया हूँ। नहीं 0.5 थी जब 0.5 है यार। 0.5 मैं तो इतना सुन के खुश हो गया हूँ कि 2% साल की इस कंडीशन में भी 2% है यार, बहुत ज्यादा। फिर भी 2% नहीं हो सकती। मैं IMF की रिपोर्ट है, माननी पड़ेगी भाई। क्यों नहीं माननी पड़ेगी आपको भाई, अगर ये हकीकत रिपोर्ट है तो। हमने कल के परसों सर्च नहीं की थी गूगल से, काफी दिन हो गए, चले 10-15 दिन भी लगा ले, 0.5% आई थी। ये कैसे हो सकता है? चले कोई डिफरेंस हो, हमें शायद उसकी ब्रीकिंग को नहीं पता हो, लेकिन इंडिया जो है वो नंबर 1 पे इसलिए है कि भाई वो जिस तरह लोग ने कहा कि हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि एशिया में कम से कम जो लेन देन होता है ना डॉलर्स में, अब वो इंडिया की करेंसी में हो तो हो रहा है नहीं सभी का, वो तो चलते कंट्री के अच्छा साथ। एक और सवाल है कि हमेशा ही वीडियो के अंदर इंडिया की तरफ से भी बोला जाता है, पाकिस्तानी भी कहते हैं ये मौलवी मुफ्ती जो है ना ये फसाद डाल देते हैं, ये इकॉनमी को नहीं बढ़ने देते, जब भी कोई अच्छा काम होने लगता है ये कुछ फतवे लगा देते हैं, ऐसी बातें करते। क्या इंडिया के अंदर मौलवी मुफ्ती नहीं है? क्या इंडिया में मुदरिसे नहीं है? बिल्कुल है ना। क्या उधर बातें या जुमले नहीं कसे जाते, फतवे नहीं लगाए जाते, फिर भी इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है, फिर भी एकता क्यों है? सोचो उसकी बड़ी बात ये है कि उनकी कंट्री को जो लीड कर रहा है बंदा, वो सभी को साथ में लेके चल रहा है। अगर किसी का इशू बनता भी है ना, वो खुद उसको सुलझा लेता है। सही बात। पहली बात हम उनको कंग्रेचुलेशन इन दी एंड देना चाहिए, कंग्रेचुलेशंस टू बिकम नंबर 1 करेंसी इन एशिया। हम आपको मुबारकबाद देते हैं, और दूसरी कि आप इस तरह ग्रो करते रहें और हमारे लिए भी दुआ करें कि भाई हमारा भी कोई अच्छे दिन शुरू हो जाए, हम भी इसी कम से कम उम्मीद तो लगा सके कि हम भी कई सालों को जाके कुछ ग्रो करने लग गए। बिल्कुल। मिलता है नई वीडियो में नया, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।